गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में दूसरे यूनिट वैद्युत रसायन के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उनके प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला देखने जा रहे हैं। पहली श्रृंखला में हमने जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन के देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, और इसमें हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में पूछी गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, जो कि एनसीईआरटी 2017 और 14 में पूछा गया है। दूसरा है विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि 2022 में पूछा गया है। इसी तरीके से 2022 में दूसरे कोड वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इकाई भी लिखिए, मतलब इसका मात्रक भी लिखिए। और 2024 में फिर यही क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जो विशिष्ट चालकता होती है वो चालक की विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से डिफाइन करते हैं, इसकी व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो कप्पा इक्वल टू हो गया 1/रो। अब रो बराबर होता है RA/L। तो यहाँ हमने रो की जब वैल्यू पुट की तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो कप्पा इक्वल टू L/RA। ठीक है। इसका मात्रक देखा जाए तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है प्रति ओम सेंटीमीटर, जिसे हम साइमन प्रति सेंटीमीटर भी कहते हैं। दूसरा है हमारा मोलर चालकता, जिसे हम लैम्डा m से डिफाइन करते हैं। यह किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता होती है। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है? तो जो मोलर चालकता होती है वह है मतलब कि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा गुणे 1000/C, या हम दूसरा कह सकते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा गुणे 1000/m, जहाँ C और m क्या है? तो यहाँ C और m जो दोनों है वो विलयन की मोलर सांद्रता है। CM विलयन की मोलर सांद्रता है। अगर लैम्डा m का यहाँ मात्रक देखा जाए तो लैम्डा m का जो मात्रक होता है वह होता है साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल, या दूसरा हम कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान क्यों घटता है? मतलब जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता क्यों घट जाती है? तो हमें पता है कि जब हम विलयन को सांद्र से तनु करते हैं तो तनु करने पर विलयन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो उसमें उपस्थित जो आयनों की संख्या होगी वह नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। मतलब कि जब हम विलयन को तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ता है किंतु उसी अनुपात में उसमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ती, जो विलयन के प्रति ml आयनों की संख्या से कम हो जाती है। अब चूंकि चालकत्व का जो मान है वो विलयन के प्रति ml में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, अतः विलयन का जो विशिष्ट चालकत्व होता है वह घट जाता है। अब इसका कहने का मतलब है कि पूरे विलयन में मुक्त आयनों की तो संख्या बढ़ेगी लेकिन एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। ये यही कह रहा है कि पूरे विलयन में आयनों की जो संख्या होती है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन एकांक आयतन में जो विलयन के जो है आयनों की संख्या है वह कम हो जाती है, जिससे विशिष्ट चालकता का भी मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं की सहायता से कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम और सिल्वर को घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका भी सल्यूशन क्या है। तो ये यहाँ पे कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम और सिल्वर है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हमको सबसे पहले देखनी होगी कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। तो यहाँ पे हम देखें कि कॉपर जो है वह सिल्वर को क्या कर रहा है? हटा रहा है। इसका मतलब कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा है और सिल्वर की क्रियाशीलता क्या है? कम है। मतलब सिल्वर की क्रियाशीलता कम है और कॉपर की क्रियाशीलता क्या है? ज़्यादा है। यहाँ कॉपर हमने क्रियाशीलता का क्रम दर्शा दिया है। ये हमारा क्रियाशीलता है। ठीक है।
दूसरे में देखें तो सोडियम ने मैग्नीशियम को हटाया, इसका मतलब सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गई। तीसरे में मैग्नीशियम ने कॉपर को हटाया, इसका मतलब मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी है, सोडियम की, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, सिल्वर की। मतलब सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, और सिल्वर सबसे कम क्रियाशील है। अब यहाँ दिया है घटते हुए इलेक्ट्रोड में, इसका मतलब जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है। कहने का मतलब है कि क्रियाशीलता जिसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, उसका विभव क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता सोडियम की है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका होगा, सोडियम का। मतलब अब ये जो आपकी सीरीज हमने बनाई है इसको हम जस्ट उल्टा कर दें, इसमें सबसे कम सिल्वर है तो उसकी इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगी। मतलब जो क्रम हमें प्राप्त होगा वो Ag इज ग्रेटर दैन Cu इज ग्रेटर दैन Mg इज ग्रेटर दैन Na। तो यही वह घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम को पूछा है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव जो है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो फेरिक का फेरस में, फेरिक जब फेरस में चेंज हो रहा है तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.77 वोल्ट है। और जब ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में जब चेंज हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 1.09 वोल्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फेरिक आयन जो है ये ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में चेंज कर देगा, मतलब इसका ऑक्सीकरण क्या संभव है। तो देखा जाए ये जो फेरिक आयन है, मतलब ये जो आपका आयरन है Fe है, इस पे यहाँ पे कितना आवेश है 3+ और यहाँ पे कितना है 2+, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, मतलब कि सॉरी, जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो इसकी Fe3+ है, 3+ है, यहाँ पे 2+ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Fe3+ का यहाँ पे Fe2+ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यह किसका काम करेगा, ये काम करेगा कैथोड का। अब यहाँ पे ब्रोमीन का देखा जाए तो ब्रोमाइड आयन की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है। तो -1 से 0 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। जो ब्रोमीन है किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम यहाँ पे हो रहा है। तो ई सेल अगर हम निकालें तो हमें पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, और दोनों की वैल्यू हमने पुट की और माइनस किया, जब इसको घटाया तो आंसर आया -0.319 वोल्ट। ठीक। अब यहाँ पे इसके आगे माइनस चिन्ह है, और माइनस चिन्ह यह बताता है कि Fe3+ द्वारा ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में नहीं होगा। मतलब कि जब ई सेल का मान किस में आता है, माइनस में, जब ई सेल का मान जो है माइनस में आता है तो इसका मतलब यहाँ पे अभिक्रिया संभव ही नहीं है, और जब अभिक्रिया संभव ही नहीं होगी तो फिर ऑक्सीकरण ब्रोमीन में कहाँ होगा, होगा ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। 2023 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों, समझाइए। अब अगर हम यहाँ देखें तो चलिए हम यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये हमारा कॉपर हो गया, प्लस इसका हमने कराया AgNO3 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2AgNO3 लिया है, क्यों, क्योंकि कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे AgNO3 की 1 होती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2AgNO3 ले लिया। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा जाए तो जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण वह सिल्वर के दोनों अणुओं को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कॉपर NO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। ठीक है, ये बनाएगा।
अब यहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट है मतलब CuNO3 का होल ट्वाइस है, ये क्या है, ये एक वैद्युत अपघट्य है। तो अगर यह वैद्युत अपघट्य है तो ये भी आयनों में क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि जब CuNO3 का होल ट्वाइस ये आयनों में जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cu डबल प्लस और 2NO3 माइनस। अब ये बना रहा है Cu डबल प्लस मतलब कॉपर 2 धन आयन, और जब ये 2 प्लस आयन बनाता है तो इसका रंग ही होता है नीला। और ये कहाँ चला गया, इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। और इसका रंग नीला होने के कारण ये पूरे विलयन को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक। अब 7वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पता है प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिख दिया है यहाँ पे। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो कम आयनन को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल फॉर। ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है नष्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम। ठीक है, नष्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये 2018-2017 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2016 में एक अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, 2016 में एक दूसरे कोड वाले पेपर में पूछा गया और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नष्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। तो चलिए इसका भी हम सल्यूशन देखते हैं। तो जो नष्ट का समीकरण है यह इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य एक संबंध दर्शाती है और इस संबंध को दर्शाने वाला जो समीकरण होता है उसी को हम नष्ट समीकरण कहते हैं। जो एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे नष्ट, उन्होंने कहा था कि किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 विलयन में धातु के आयनों की सांद्रता में निम्न संबंध होता है और यह संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप जो है जो आपका लिखा है इक्वेशन E=E0 -2.303 RT/NF log 10 कंसंट्रेशन ऑफ Mn 1 कंसंट्रेशन ऑफ Mn। यहाँ Mn प्लस क्या है, ये धातु आयनों की सांद्रता है। विलयन में धातुओं के आयनों की क्या है, सांद्रता। R है गैस नियतांक, T परम ताप या फैराडे नियतांक जिसमें एक फैराडे संख्या होती है 96,500 कूलाम प्रति मोल के। N है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं आयन सांद्रता की गणना करने में, pH माप में, समुद्री पर्यावरण में और पोटेशियोमेट्रिक अनुमापन में करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।